सर्कल। तो होप सो अभी तक जितना भी वेक्टर्स करवाया उसके रूल्स आपको याद होंगे, क्योंकि अगर रूल्स या फॉर्मुलेस अगर आपको याद है यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ठीक है, तो मैं थोड़े से कंपटीशन के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। शुरू करते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है, कितना याद है, और इसमें मैं आपकी हेल्प पूरी हेल्प करने वाला हूं। ठीक है, वेक्टर इज नॉट एन इजी टॉपिक इन द इनिशियल डेज। सबसे पहली स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम करो तो वेक्टर्स तंग करता है, तो आई एम विद यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर साउथ। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ऑफ बॉय। ध्यान से सोचिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली है। व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहीं ना कहीं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ डील करेगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में एवरी टाइम ध्यान रखो क्या करना है। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी आप अपनी तरफ से अपनी कॉपी के ऊपर जहां पर भी ये क्वेश्चन करना है अपनी तरफ से डायरेक्शंस मान के चलनी शुरू कर दिया। ठीक है, डायरेक्शंस अपनी तरफ से मान के चलनी शुरू कर दिया करो। ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट मान लो, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो। ये आपकी विश है। ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा इसे ईस्ट, इसे नॉर्थ माने, इसे साउथ माने, ऑपोजिट भी लेके चल सकता है, तो आपकी विश है। ठीक है, कॉपी के ऊपर आप जब ले रहे हो तो वो आपकी विश निकल के आ रही है, आप जैसे मर्जी उसे लिखो। ठीक है, अब उसने क्या बोला, इनिशियली ए पर्सन वॉक्स 4 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस उसका निकल के आ रहा है 4 मीटर। ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर साउथ। साउथ में भी कितना निकल के जा रहा है वो 3 मीटर, मतलब यहीं से वो 3 मीटर साउथ में चला गया। अब शुरू कहां से किया, ओरिजिन से शुरू किया। शुरू कहां से किया, ओरिजिन से शुरू किया। सो इस वे से जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने एक फिगर तैयार करनी है। अब स्पेशली डायरेक्शन मेंशन थी तो वेक्टर का साइन लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से याद है ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, अगर पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है तो रिजल्टेंट कैसे आता था, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होता हुआ सेकंड वेक्टर के हेड पे जाके खत्म होता था। दिस वाज द रिजल्टेंट। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट निकल के आता है। ठीक है, तो एंगल ये वाला कितना मान के चलते थे हम जब भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते थे। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, यहां पर यही चीज हो रही है। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से ये देखिए ये ग्रीन कलर का बन गया। फर्स्ट वेक्टर के हेड से टेल शुरू हो रही है सेकंड वेक्टर की। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, इस डायरेक्शन में। फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होता हुआ सेकंड वेक्टर के हेड पे जाकर खत्म होता। तो इन शॉर्ट ये मेरा आर वेक्टर, अब आप इसकी नेमिंग कर दो ओ ए बी। ये मेरा आर वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा जी यहां पर cos थीटा, इन दोनों के बीच में वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, 90 डिग्री निकल के आ रहा है। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो a क्या निकल के आ रहा है, 4 का स्क्वायर, b क्या निकल के आ रहा है, 3 का स्क्वायर। cos 90 डिग्री 0 होता है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो r किसके इक्वल निकल के आएगा, 25 इज इक्वल टू 5 मीटर के आसपास। सो ये सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से रीड करना।
ठीक है, क्लियर है सभी को? डाउट तो नहीं अभी? हाँ जी तबलीग, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। अभी हम वेट कर रहे थे आपकी कब आओगे आप, उसके बाद ही शुरू किया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टूरिस्ट सेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर समझ में आ गया, अगर कोई डाउट हो तो बीच में ही पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, साथ के साथ रोक देना मुझे। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन स्विम्स across a river with speed of Vm perpendicular to the flow of direction of river. If water flows with the speed ये क्रॉस लिखा है। अब ये सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए रीड कर रहा हूं। कह रहा है ए मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर विद द स्पीड ऑफ vm परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। अब जब भी आप कभी रिवर के अंदर अब आप गए हो, कभी घूमने गए हो, मनाली वगैरह घूमने गए हो, तो रिवर के अंदर अगर आप गए हो तो आप रिवर के अगर पैरेलली परपेंडिकुलर जा रहे हो तो एक फ्लो आपके ऊपर फोर्स लगाता है, तो रिवर अपनी डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहती है। ठीक है, कभी कभी पैर भी तिलसता है। छोटे बच्चे अगर कोशिश करते हैं तो उनका पैर काफी बार स्लिप करता है। रीजन भी रिवर को अगर आप परपेंडिकुलर जाओगे तो रिवर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी आपके ऊपर। ठीक है, तो इफ द वाटर फ्लोज विद द स्पीड ऑफ v w with what resultant velocity does the man cross the river। अब मैन अगर चाहता है कि बिना गिरे वो रिवर में, ठीक है, मूव करे, तो उसे किस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगा के रखनी पड़ेगी कि गिरे ना। किस डायरेक्शन के अंदर उसे वेलोसिटी लगा के रखनी पड़ेगी सो दैट वो स्लिप ना करे। तो यहां पर आप देखो, ध्यान देखो, एक बार ध्यान से देखो। मैं इसे अगले पेज पे बना रहा हूं। ठीक है, मेरे पास क्या निकल के आ रही है, दिस इज द रिवर। सपोज करो ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर के अंदर वाटर आ, ये मेरा रिवर के अंदर वाटर निकल गया। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि रिवर के अंदर जो वाटर जा रहा है मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये रिवर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में vw वेलोसिटी। ये रिवर की वेलोसिटी आ रही है, vw वेलोसिटी आ रही है इस तरह से। ठीक है, अब रिवर की अगर वेलोसिटी ये निकल के आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो सपोज करिए मैन की वेलोसिटी, मैन ने अपनी वेलोसिटी जो लगाई हुई है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसकी, तो इस डायरेक्शन में बोला हुआ है ना उसने, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवर उसने क्रॉस किया। ठीक है, मैन हैज इज अप्लाइंग द वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो ये vm निकल के आ गया। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान से देखो, अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया। इसमें क्या होगा, पहले वेक्टर के, देखिए पहले वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया, तो सॉरी दूसरा वेक्टर निकल गया, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। पहले वेक्टर की टेल से शुरू होती हुई सेकंड वेक्टर के हेड पे जाके खत्म होगी।
चेक कर लो चाहे, अगेन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट निकल के आ रहा है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरी ये निकल के आ रही है, किसके इक्वल आएगी, वी एम वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू वेक्टर। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया यहां पर मैंने, यहां पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा वी एम स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी एम वी डब्ल्यू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कौन सा निकल के आ रहा है बेटा, इन दोनों का एंगल चेक करते हैं, जो इन दोनों ने एंगल तैयार किया ये एंगल देखते हैं। ट्राइंगल के बाहर वाला, अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो आपको पता चलेगा, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल देखते हैं। तो यहां पर मैंने ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल दिया, तो मेरे पास रिजल्टेंट ये निकल के आ रहा, ये रिजल्टेंट निकल गया, दिस इज द आंसर, ये रिजल्टेंट निकल गया। अच्छा, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, व्हेनेवर रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम एंड में रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालते थे। ठीक है, वो कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट ने जो पहले वेक्टर के साथ एंगल तैयार किया दैट इज बीटा, अगर डेरिवेशन याद हो तो tan बीटा इस क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, tan बीटा चेक कर लो कैसे निकल के आ रहा है tan बीटा। यहां पर तो सीधा लग रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब v w sin 90 डिग्री, फिर v m प्लस v w cos 90 डिग्री। फॉर्मूलेस अगर याद है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज याद रख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा पिछला, यहां पर भी tan थीटा फाइंड करना आपने, tan थीटा यहां से निकल के आएगा आपका ये, tan बीटा यहां पर भी फाइंड करना, तो tan बीटा यहां पर क्या निकल के आएगा, फिर से परपेंडिकुलर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या निकल के आ रहा है 4, तो थीटा यहां पर निकल के आएगा बीटा, सॉरी हमने बीटा मान लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन में था जो रह गया था हमारा निकालना, हम भूल गए थे। तो ये दिस इज हाउ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स आर कंसीडर्ड, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स को कैसे सोच के चलना है, ये इस तरह से। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, और बढ़ते जाते हैं आगे। अब टाइप चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऊपर जाते हैं। सॉरी, A man swims across a river with the speed of 5 kilometers per hour in still water. While a boat goes upstream, with the speed of 12 kilometers per hour
in still water. How fast and in which direction does the man appear to go to the boat? Given speed of flowing water is 2 किलोमीटर पर आवर। चेक करो, क्वेश्चन को रीड करो, रीड करके फिगर बनाने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है, मैन ने स्विम करता हुआ रिवर में, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाइल बोट गोज अपस्ट्रीम, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन डज द मैन अपेयर टू गो टू द बोट। अब मैन बोट के ऊपर चढ़ना चाहता है, मैन वॉन्ट्स टू, ठीक है, बोट के ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, ध्यान से देखो फिगर कैसे बनेगी, वेक्टर्स के साथ फिगर कैसे बनाओगे, वेक्टर्स के साथ फिगर कैसे बनेगी। क्वेश्चन नोट कर दिया तो मैं आपकी हेल्प करने लगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, रिवर प्लॉट की। एवरी टाइम ना अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन रीड करके काम शुरू कर दिया करो। अब मैंने रिवर को प्लॉट किया, अब रिवर को बनाने के बाद मैं डिसाइड करने वाला हूं कि अपस्ट्रीम कौन सी डायरेक्शन होगी और डाउनस्ट्रीम कौन सी डायरेक्शन होगी, क्योंकि मुझे तो कॉपी नजर आ रही है, कॉपी इज द 2D, ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चन रीड करने के बाद डिसाइड करने वाला हूं अपस्ट्रीम किसे लूंगा और डाउनस्ट्रीम किसे लूंगा। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को अपस्ट्रीम कंसीडर कर लिया कि रिवर मेरी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, river is moving in the river will be moving in the opposite direction with, ये अपस्ट्रीम आ रहा है, ठीक है, ये मैंने क्या कंसीडर कर लिया, अपस्ट्रीम। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, बड़े ध्यान से अगर देखा जाए तो बोट जो निकल के आ रही है इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। अब याद रखिएगा, इमेजिनेशन करो, अगर अपस्ट्रीम ये वाली डायरेक्शन है, इट मींस जो रिवर मूव कर रही है विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अपस्ट्रीम हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आपको याद हो जूनियर क्लासेस के स्टेटमेंट्स, हम अपस्ट्रीम में हम क्या करते थे, वाटर की वेलोसिटी माइनस करते थे। इट मींस अगर अपस्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वाटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी। ये क्वेश्चन रीड करके ही समझ में आता है, ठीक है। अब बोट जो है, बोट की बात की जाए, अगर बोट इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो आप देख सकते हो वाटर की वेलोसिटी एंड बोट की वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। वाटर की वेलोसिटी एंड रिवर की वाटर की वेलोसिटी एंड बोट की वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक रिजल्टेंट ये निकल के आया, रिजल्टेंट ये निकल के आएगा। क्यों, क्वेश्चन में देखिए, रिवर की जो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आ रहा है, बोट की वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आ रहा है, दोनों की वेलोसिटीज माइनस करके निकल के आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप VW लिख लो, वो कैसे निकल के आएगी, VB माइनस VW, दैट इज 12 माइनस 2, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गया, ठीक है, ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल गया।
अब मैन के ऊपर आते हैं। मैन, अब उसने क्या बोला, मैन क्रॉसेस, मैन इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन रीड करके पता चल रही है मुझे डायरेक्शन मैन की। वो क्या बोल रहा है, मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है वाटर के फ्लो पे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड बोट, एक दूसरे को माइनस करने के बाद, ठीक है। तो ग्रीन, अब आप चेक करो यहाँ पे, ये पूरा, ये अगर मैं देखूं, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन रहा है, छोटा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे कहता है, उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से मैंने पहले बोट एंड वाटर के फ्लो को देखा, फिर मैन की वेलोसिटी को देखा, सभी की डायरेक्शंस को देखते हुए मेरा जोन सा लॉ लग रहा है। अब इससे पहले मेरे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहे थे, वो लगाए, इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। मैंने इसकी आपको एक छोटा सा इंडिकेशन बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, कोइनिशियल वेक्टर्स। जब भी कोइनिशियल वेक्टर्स होंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगी वेक्टर्स की। अब यहां पर देखो, ये कोइनिशियल वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या लगता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। सोचना है, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल क्या देखते हैं, ये वाला एंगल देखते हैं, तो ये क्या निकल के आ रहा है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फिर से वही वी एम प्लस वी बी डब्ल्यू प्लस 2 वी एम वी बी डब्ल्यू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। मैन की वेलोसिटी क्या है, 5, 25 प्लस 100, ये अंडर रूट 125 आ गया। इसे सॉल्व कर लो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा जी। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, एंगल भी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एंगल कैसे निकल के आएगा, यहां पर ये वाला tan बीटा, ठीक है, tan बीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो क्या हो जाएगा, Vm अपॉन VBW, 5 अपॉन 10, दैट इज 1/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चेक कर लो चाहे, ठीक है। अब यहां पर क्या लगा था, अगर आपको अच्छी तरह से यहां पर याद हो, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट लगा, ठीक है। यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, पैरेललोग्राम लॉ में एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट लगा। समझ में आ रहा है, हाँ नहीं समझ में आया हरलीन, इशिता समझ में आ रहा बेटा, ओके चलो ठीक है। एक मनमीन नहीं लगा रही क्लास, उसको प्रॉब्लम आएगी। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। धीरे धीरे क्वेश्चंस को रीड करके हमें समझ में आ रहा है कि वेक्टर्स को यूज कैसे करना, तो ये प्रैक्टिस है। हाँ जी मैं ये देखो बेटा, क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करो। उसने लास्ट में गिवन किया, गिवन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में दे दिया हुआ उसमें। वो स्पीड ऑफ मैन है इन स्टिल वाटर, वो स्पीड ऑफ बोट है, मतलब एक्चुअल स्पीड और मैन और बोट की दी हुई है। लेकिन अगर वाटर फ्लोइंग है, लास्ट में उसने दे दी ना एक लाइन, तो उनकी स्पीड कम या ज्यादा तो करेगी ना रिवर, ठीक है रेवा, ओके ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अब एमसीक्यू दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ए बस appears to go with a speed of 25 kilometer per hour to a car driver driving at 7 kilometer per hour northwards. If bus actually travels in east direction, its speed is 24 किलोमीटर पर आवर, 23 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन आ रहा है 36 किलोमीटर, सी ऑप्शन सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आ रहा है 30 किलोमीटर पर। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू डू। तो क्या बोल रहा है? तो बस अपेयर्स वर्ड आ गया, उसे लग रहा है कि बस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। ड्राइविंग एट 7 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड्स, बस अपेयर्स टू गो विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टू ए कार ड्रिवन। अब कार की वेलोसिटी दी हुई है 7 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। बस एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रही है बताया हुआ, ठीक है। तवलीन बेटा मुझे बस इतना बता दो, हेल्प कर दो मेरी, कि ये 25 किलोमीटर पर आवर दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन रीड करके पता चलता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो, रीड करके आपको पता चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर दिया क्या हुआ। ध्यान से रीड करो क्वेश्चन। रेवा 25 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ बेटा? क्या दिया हुआ? इतनी पुअर इंग्लिश। तबलीन स्पीकर तो ऑन कर बेटा, बात तो करें आपस में। हाँ तबलीन वेरी गुड, स्पीकर ऑन किया, बात करने लगे हम आपस में। तो बेटा वो बोल रहा है बस अपेयर्स टू गो विद अपेयर्स टू गो, उसे लग रहा है कि अब बस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है। किसे लग रहा है? एक कार को लग रहा है। अब कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ। कितनी स्पीड के साथ? 7 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब आगे रीड किया, इफ द बस एक्चुअली ट्रेवल्स इन ईस्ट, बस की स्पीड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। ये बस की स्पीड है, ये गिवन नहीं है, ये फाइंड करनी है। ये वी भी मान ली, ये वी सी है। या ये 25 किलोमीटर क्या दिया हुआ? ये 25 किलोमीटर रिजल्टेंट वेलोसिटी दी हुई है इन दोनों की, ये दिया हुआ। अगर बस कार को लग रहा है ना बस 25 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो बस वालों को भी कार की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर नहीं नजर आ रही, कुछ और नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने बोला था ये कोइनिशियल वेक्टर्स है। कोइनिशियल वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखती है, तो इस तरह से निकल के आ गया पैरेललोग्राम ये।
तभी अब रीड करके लग रहा कि ये क्वेश्चन आता था। तो बस थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। वेक्टर्स मुश्किल स्टार्टिंग इनिशियली होता है, वो आप फील कर रहे हो, मैं भी फील करता हूं, हर बार फील करता हूं, बच्चों के साथ होती है दिक्कत। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हो आपको वेक्टर्स क्लियर होता जाता है। तो यहां पर सीधा फिर फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट बी सी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, एंगल आपस में 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो ये r दिया हुआ 25, ये 25 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो, 625 इज इक्वल टू BC क्या निकल के आ रहा है 7, माइनस कर दो आंसर आएगा, माइनस कर दो आंसर आएगा स्क्वायर रूट लेके। ठीक है जी, ये सारा आपके पास निकल के आ रहा है VB 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर निकल के आ रहा है। होप सो समझ में आना शुरू हो गया होगा कि कैसे रीड करना है, क्वेश्चन रीड करके उसे ट्रांसलेट कैसे करना है। Once you translate the question properly, after that you should try to make a figure, and with the help of that figure we are definitely going to get the answer. So the proper translation या interpretation of the question is necessary. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नाम ही पता चल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फोर makes an angle of 30 degree with the x-axis. Its rectangular component in xy direction is rectangular components in xy plane is, ए पार्ट निकल के आ जाएगा 2√3 into 2, बी पार्ट निकल के आ जाएगा 4√3 into 4, सी पार्ट निकल के आ जाएगा 2√3 into 2, डी पार्ट निकल के आ जाएगा 4√3 into 4, ये निकल गया। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मतलब
अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये निकल के आ रहा है, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के साथ इसने 30 डिग्री का एंगल तैयार किया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मुझे कंपोनेंट्स निकालने हैं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को नाम देता हूं एस का, तो मुझे निकालना है एस एक्स एंड एस वाई। और अगर आप अच्छी तरह से याद हो तो हमने क्या लिखा था, एस एक्स क्या था, एस कॉस 30 डिग्री, एस वाई क्या था, एस साइन 30 डिग्री। तो यहां से निकाल लो, ये मेरा आंसर निकल गया है। क्या करना, कुछ भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है अपनी बुक में से, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वेक्टर्स यू आर गोइंग टू फाइंड स्मॉल डिफिकल्टी, लेकिन आप जब बार बार क्वेश्चंस को रीड करेंगे आपका दिमाग वेक्टर्स की तरह चलना शुरू हो जाएगा। वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द वेक्टर, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस की कमी है, समझ नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम नहीं है। रीजन भी जब आपको बताई जा रही है ना कोई बात, तब आपको साथ में समझ आ जाती है, मीन समझ आ रहा है आपको, ठीक है। खुद सॉल्व नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वेक्टर्स की। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाता हूं, एक दो क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा हूं, कितना, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जस्टिफाई, ठीक है। इसके साथ ही है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज, देन लिखो इज ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, जस्टिफाई। दो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन, लेकिन पूछा एक ही बात हुई, पूछी एक ही बात हुई है, दोनों में कुछ नहीं पड़ता। सोच के बताइए, वेक्टर्स की दोनों मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को यूज करिए तो क्या निकल के आ रहा है आपके दिमाग में। बोलो भाई क्या आएगा। ओके, तो वहां से क्या कंक्लूड करोगे, अच्छा फिर आंसर आपका यस है कि नो है। फर्स्ट केस में यस आ रहा है, ओके, मैग्नीट्यूड यस आ रहा है, ठीक है। मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, मैंने वेक्टर लिखा हुआ, मैंने ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर लिखा है दोनों केसेस में। बीच में अगर मैग्नीट्यूड की बात होती तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर लिखता। तो रेवा बस इसी बात के ऊपर ध्यान देना कि उसने वेक्टर लिखा है कि मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर आप मैग्नीट्यूड वाला आंसर देके आ गए तो वो गलत है। अगर आप मैग्नीट्यूड वाला आंसर देके आ गए दैट इज रॉन्ग देन। ठीक है, चलो पहले केस के ऊपर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे ग्रीन कलर के साथ ही सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा 1 बी सी कॉस थीटा 2। चलो बी के साथ कटिंग, तो ये आ रहा है ए कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू सी कॉस थीटा 2।
अब यहां पर केसेस आ रहे हैं, केसेस। केस 1 व्हेन θ1 इज इक्वल टू θ2 है, देन A इज इक्वल टू C निकल के आएगा। इट मींस देन A वेक्टर, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हो और डाल के A वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर निकल के आएगा। केस 2 व्हेन θ1 is not equal to θ2, ठीक है, in that case B vector is not equal to C vector। ये दो केसेस निकल के आ रहे हैं मेरे जस्टिफिकेशन। इक्वल वो होंगे तो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब आपने ना वो किया था ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी की थी, उसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज किया था बेटा जी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बीच में अगर थीटा, ठीक है, यहां पर आपका निकल के आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाया करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में भी लाया करता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इसमें भी लाया करता है। यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 तब निकल के आता है जब ये वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री। यहां पर ये तब निकल के आएगा जब इसकी वैल्यू 360 डिग्री माइनस 300। तो यहां पर एंगल क्या निकल के आ रहा है 300, बट दिस टाइम आप वेक्टर की बात कर लो, इसमें b cos 300 डिग्री आ रहा है, इसमें c cos 60 डिग्री निकल के आ रहा है। दोनों के डायरेक्शंस में क्या निकल के आ रहा है, डायरेक्शंस आर नॉट सेम। डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर डायरेक्शन वेक्टर्स की सेम नहीं है तो वो दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हो नहीं सकते। अब आप देखो cos 300 डिग्री एंड cos 60 डिग्री दोनों में मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। वो रेवा वाली बात सही है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों केसेस में सेम होगा, बट सेकंड केस में क्या हो जाएगा, एंगल्स डिफरेंट है तो डायरेक्शन वेक्टर्स की क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगी तो याद रखिएगा वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इज नॉट इक्वल, तो वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये मेरे पहले केस की जस्टिफिकेशन निकल के आ रही है। मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की हेल्प के साथ समझा। ठीक है, अब सेकंड केस उठाते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें गिवन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी। ये इस तरह से गिवन, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये ऐसे निकल के आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा 1 एन कैप, एन 1 कैप, ठीक है। तो ये निकल के आएगा बी साइन सी साइन थीटा 2 एन 2 कैप। एन 2 कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शंस को, इसमें जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दो। तो ये निकल के आया ये इस तरह से निकल गया, ठीक है। अब आपको अगर अच्छी तरह से याद हो, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, डायरेक्शंस को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शंस को। अब डिपेंड ये करता है कि डायरेक्शंस इनकी सेम आ रही है कि नहीं आ रही। n1 कैप n2 कैप डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, डायरेक्शंस। अब इसमें केसेस लेके चलने वाले हैं। केस 1 क्या निकल के आएगा, केस 1 इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे ए और बी के, ए और सी के, ठीक है। सिमिलरली इसके बीच में मैं अगर मान लूं कि ये डायरेक्शंस भी सेम है, अब केसेस के साथ बातें करेंगे इसमें, एंड n1 कैप इज इक्वल टू n2 कैप,
तब इन दैट केस ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो। ये केस 1 है। ये अपनी तरफ से केसेस लेने हैं, जो सिचुएशंस अक्कर कर सकती हैं सारी लेनी है। ठीक है। केस 2, इफ θ1 is not equal to θ2 and n-1 n-2 ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, इन दैट केस इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो वेक्टर्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, भले ही डायरेक्शन सेम हो जाए, भले ही डायरेक्शन सेम हो जाए। ये केस 2 निकल गया। इसी तरह से केस 3 के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, डायरेक्शंस नॉट इक्वल होगी। इन दैट केस मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों इक्वल चाहिए। ठीक है। फोर्थ केस, अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल ना निकल गया, अब मैग्नीट्यूड भी इसमें इक्वल नहीं निकल के आएगा, वेक्टर्स तो वैसे ही नहीं इक्वल होंगे। तो इस तरह से सिचुएशन सोच के चलनी है सारी, डायरेक्शंस के साथ। सारी सिचुएशंस इस तरह से सोच के चलनी है डायरेक्शंस के साथ। चेक कर लो, और अगर इसमें डाउट है तो पूछो। नूर, कोई डाउट है बेटा? लास्ट स्टेप बेटा, लास्ट स्टेप के बीच में ना मैग्नीट्यूड सेम आए ना डायरेक्शन सेम आए। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट में 4 केसेस निकल के आएंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड जो एंगल्स की हेल्प के साथ निकलेगा एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। इन दैट केस वेक्टर सेम हो गए। अगर बाकी 3 केसेस आ रहे हैं जिनमें कभी मैग्नीट्यूड नहीं सेम, कभी किसी में डायरेक्शन नहीं सेम, फोर्थ केस जिसमें ना मैग्नीट्यूड सेम है और ना डायरेक्शन, किसी में भी वेक्टर्स इक्वल नहीं निकल जाएंगे। ठीक है, किसी में भी वेक्टर्स आपस में फिर इक्वल नहीं निकल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है, आपको थोड़ी देर के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करना, जो आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। एस्टैब्लिश फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकल। ये आपको खुद ट्राई करना है एक बार। हाँ, मुझे मालूम है दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, मेरे समझाने वाला क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको जरूर समझाऊंगा इसका, बाकी के 3 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपका दिमाग चलना शुरू हो। ये रीड कर लो क्वेश्चन एक बार।
अब आओ पहली कंडीशन को समझें, ठीक है। पहली कंडीशन को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपको एक कंडीशन याद होगी जूनियर क्लासेस की, सम ऑफ साइड्स ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमने ये किया हुआ, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, और इसे देखिए जो पहला पार्ट इसका निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से देखिए। ए वेक्टर यहां पे, बी वेक्टर यहां पे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आता है, थर्ड साइड। अब यहां पर अगर मैग्नीट्यूड निकल के आए, ये रिजल्टेंट वेक्टर, अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लो, ये थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड लेंथ, ये फर्स्ट साइड की लेंथ, ये सेकंड साइड की लेंथ, तो अगर आप मैग्नीट्यूड उठाओगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ट्राइंगल के दो साइड्स का सम के इक्वल निकल के आएंगी, तो ये हमेशा थर्ड साइड से क्या होंगी, ग्रेटर। इस बात की बात कर रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर फॉर्म को ज्योमेट्री के साथ रिलेट करना, इस अकॉर्डिंगली सोच के चलना, ठीक है जी। इस अकॉर्डिंगली सोच के चलना हमें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं होगा मैं सारे पार्ट आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सारे के सारे पार्ट में कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। और आज ध्यान दो, ठीक है, मैथ्स का सेशन नहीं लगाऊंगा, 6 बजे वेक्टर्स का छोटा सा टेस्ट जरूर लूंगा, 6 बजे वेक्टर्स का छोटा सा टेस्ट जरूर लूंगा। कोई बात नहीं, थोड़े से अगर नंबर कम भी आ जाएंगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू होंगे ना, आपको उतना